नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सिंह। इन दिनों आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आइए डालते हैं नजर देश विदेश में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर। वंदे भारतम नृत्य उत्सव 2021 का परिणाम आ गया है। कुल 36 टीमों को 2022 के गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। वंदे भारतम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस नृत्य उत्सव का ग्रैंड फिनाले 19 दिसंबर को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। रविवार 19 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मिनी इंडिया के विभिन्न रंग देखने को मिले। मातरम मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। भारत की रंग बिरंगी संस्कृति एक रंग में रंगी नजर आई और वो रंग था देश प्रेम का। ये मौका था संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता वंदे भारतम के ग्रैंड फिनाले का। कथक, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य हों या फिर विभिन्न प्रदेशों के लोक नृत्य, चाहे कंटेम्प्रेरी या फ्यूजन हो या फिर आदिवासी नृत्य, एक मंच पर सभी ने अपनी छटा बिखेरी। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण भारत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मंच पर उतर आया हो। नमो नमो भारतांबे सर्वतीर्थ स्वरूपिणी काशाहि काश से माता त्वं हि सर्व प्रकाशिका। नमो नमो भारतांबे गुरुस्त्वं जगदांबरा वेद वेदांत गंभीरे निर्वाण सुखदायिनी। आगे लगे ऐसन ससुरा 17 नवंबर 2021 से शुरू हुए वंदे भारतम नृत्य उत्सव की डिजिटल एंट्री के बाद इस प्रतियोगिता को 3 स्तर से गुजरना पड़ा। जिला, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर चुनी गई टीमों को ग्रैंड फिनाले में शामिल होने का मौका मिला। इनमें कुल 36 टीमें विजयी रहीं, जो गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार हिस्सा लेंगी। विजयी टीमों को इस दौरान प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। समापन समारोह में संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ कला और संस्कृति क्षेत्र की अन्य प्रसिद्ध हस्तियों जैसे इला अरुण, शिवानी कश्यप, प्रतिभा प्रहलाद और शोभना नारायण भी उपस्थित थीं। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध नृत्यांगना तनुश्री शंकर और उनकी टीम, इसके अलावा रानी खानम और उनकी टीम ने शानदार कार्यक्रम पेश किया।
रागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। सौरागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। ये प्यार का संगीत है। ये शांति का गीत है, ये एकता का राग है। भारत अनोखा राग है। इस मौके पर संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत की एकता और अखंडता को सामने लाता है और भारत की सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय संस्कृति विदेशों में भी अपनी छटा बिखेर रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विदेशों में विभिन्न कार्यक्रमों की धूम है। आइए डालते हैं एक नज़र अमृत महोत्सव के ग्लोबल सेलिब्रेशन पर। दुनिया भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत समारोह लगातार जारी हैं। इसी सिलसिले में चीन में भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य से सजी एक शाम का दर्शकों ने लुत्फ उठाया। निनाद और SVCC के संयुक्त प्रयास से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टोरंटो में विजय दिवस के अवसर पर एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 1971 के युद्ध से जुड़े संस्मरण को इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया था। वहीं जाफना में सभी के लिए सिद्धा अभियान की शुरुआत हुई। अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस अभियान में नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ साथ विभिन्न बीमारियों के लिए चिकित्सा सलाह और सिद्ध दवाएं मुफ्त उपलब्ध कराई गयीं। इसके तहत लगाए गए मेडिकल कैंप के लिए पहले से किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जिनेवा में लेखक और कवियों के साथ मनाया गया अमृत महोत्सव। सभी साहित्यकारों ने अंग्रेजी और हिंदी भाषा में आज़ादी का अमृत महोत्सव की थीम पर अपनी कविताएं और अपने विचार व्यक्त किए। बेरूत में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विशेष आरती का आयोजन किया गया। लेबनान में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने अमृत महोत्सव के तहत लेबनान में होने वाली विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए वहां के लोगों को प्रोत्साहित किया। लेबनान में भारतीय मसाला और खाद्य पदार्थ निर्यातक संघ यानी ISFEA और लेबनान के कृषि मंत्रालय के सहयोग से खाद्य और कृषि क्षेत्र पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महानिदेशक डॉक्टर लुइस लाहौद ने लेबनान के कृषि मंत्रालय की टीम का नेतृत्व किया और अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। लेबनान के दवा आयातकों के साथ दूतावास की टीम ने फार्मा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में नए अवसरों पर भारत, जाम्बिया और मेडागास्कर के फार्मेक्सिसिल और फार्मास्यूटिकल प्रतिनिधियों के साथ वेबिनार और B2B बैठक में भाग लिया। राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने लेबनान के बाजार में व्यापार बढ़ाने और नए उत्पादों को पेश करने के अवसरों का अवलोकन किया। केन्या में उच्चायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र पॉल ने खेल और मनोरंजन के माध्यम से भारतीय मूल के विविध समुदायों को एक साथ लाते हुए 1992 में शुरू की गई फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप के 2021वें संस्करण की शुरुआत की। उच्चायुक्त ने FOF के संस्थापकों को बधाई दी। उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाले 20 से अधिक समुदायों के वरिष्ठ नेता उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए उपस्थित थे। कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे नदी उत्सव की झलकियां। साथ ही यह भी जानेंगे कि 500 ड्रोन की सहायता से आज़ादी के संघर्ष को कैसे और कहां दिखाया गया।
इसके अलावा होगा और भी बहुत कुछ ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए संसद टीवी देश और विदेशों में होने वाले अमृत महोत्सव से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियां आप तक लेकर आता है। नदी उत्सव का आयोजन इस साल 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक हुआ। जल शक्ति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और स्वच्छ गंगा मिशन ने सामूहिक रूप से इस उत्सव का आयोजन किया। देश भर में इस उत्सव को लोगों ने धूमधाम से मनाया। देश भर के विभिन्न हिस्सों में जहां चित्रकला प्रतियोगिताएं हुई, वहीं कहीं साइकिल रैली का आयोजन हुआ। साथ ही देश में नदी को संरक्षित करने के उद्देश्य से मशाल यात्रा का भी आयोजन हुआ। आइए देखते हैं नदी उत्सव की कुछ झलकियां। मणिपुर का जिरीबाम जिला, जहां स्कूली बच्चों ने नदी उत्सव के तहत न सिर्फ चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, बल्कि नदी में मौजूद जैव विविधता को बचाने का संकल्प भी लिया। नदियों को बचाना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये एक सामूहिक प्रयास है। इसी क्रम में लेह और लद्दाख के कॉलेज छात्रों और एनसीसी कैडेट्स ने सिंधु नदी में सफाई की और प्रण लिया कि वो नदियों को हमेशा स्वच्छ रखेंगे। इसके साथ ही यहाँ एक चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें इन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में एक साइकिल रैली का आयोजन हुआ। लोगों ने नदियों को संरक्षित करने के लिए इसका आयोजन किया था। झारखंड के साहिबगंज में स्कूली बच्चों को नदियों की सफाई और सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा दिलवाई गई। वहीं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित मशाल यात्रा गुरुवार 16 दिसंबर को नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में संपन्न हुई। इसका नेतृत्व भारतीय सेना की TA बटालियन गंगा टास्क फोर्स ने किया था। इस समारोह में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और विशेश्वर टुडू शामिल थे। गंगा मशाल यात्रा गंगा के किनारे 5 राज्यों में आयोजित किया गया एक खास अभियान है, जिसका उद्देश्य लोगों तक पहुंचना और पवित्र नदी की सफाई के बारे में जागरूकता फैलाना था। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसकी पहल की गई थी। ये अभियान 17 दिनों में पूरा किया गया था। मशाल यात्रा ने ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, साहिबगंज, बराकपुर, फोर्ट विलियम्स कोलकाता और बाखली बीच सहित 25 जिलों में 2200 किलोमीटर की दूरी तय की। गंगा मशाल यात्रा गंगा के किनारे 5 राज्यों में आयोजित किया गया एक खास अभियान था। अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सभी विभिन्न तरीकों से इस भव्य महोत्सव में अपना योगदान दे रहे हैं। आइए देखते हैं बीते कुछ दिनों में देश भर में मनाए गए कुछ कार्यक्रमों की झलकियां। लखनऊ में 1857 से 1947 के बीच के आजादी के संघर्ष को देश के सबसे बड़े ड्रोन शो के जरिए दर्शाया गया। 500 ड्रोन, संगीत, लेजर लाइट जैसे माध्यमों के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। यह आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। इस अवसर पर लखनऊ के रेजिडेंसी परिसर में कलाकारों ने 1857 से 1947 तक की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गाथाओं को 75 मीटर लंबी चित्रकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया। देश 2022 में आजादी के 75 वर्ष पूरा करेगा। इस खुशी को मनाने के उद्देश्य से देश और विदेश में आजादी का अमृत महोत्सव के नाम से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इसी सिलसिले में 75 लाख पोस्ट कार्ड्स थ्रू पीएम के नाम से एक कैंपेन का आयोजन किया गया है। इस कैंपेन में चौथी से लेकर 12वीं तक के बच्चों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखे। बच्चों द्वारा भेजे गए पत्रों में से 75 सबसे अच्छे पत्र लिखने वालों का चुनाव किया जाएगा। फाइनल इवेंट का आयोजन 17 जनवरी 2022 को किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन डाक विभाग और विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने किया है। बिजली मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और MNRE ने 31वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, प्रथम राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बिहार टूरिज्म लिमिटेड, धनु बिहार और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की ओर से इंट्रोडक्शन ऑफ भोजपुरी एंड इट्स सिविलाइजेशन विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भोजपुरी को लेकर गहन चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के विभिन्न भाषा समूहों के श्रोता, सूरीनाम, मॉरिशस और नीदरलैंड जैसे देशों के प्रतिनिधि और विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधार्थी और अध्यापक भी उपस्थित रहे। फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़कर भोजपुरी के कला रूपों और संस्कृति को इसके पॉपुलर इमेज से बाहर पारंपरिक और वास्तविक स्वरूप में प्रसारित किए जाने की जरूरत बताया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्र और राज्य पर्यटन मंत्रालय ने मणिपुर के इम्फाल में एक हेरिटेज टूर का आयोजन किया। ये टूर कांगला किले तक आयोजित किया गया था। 50 लोगों के एक समूह ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हम सभी आज़ाद आबोहवा में सांस ले रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पर एक समय ऐसा भी था जब यह देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। गुलामी की जकलन की कसमसाहट और उससे मुक्त होने के लिए किए जा रहे प्रयास आखिरकार फलीभूत हुए और इस देश ने आज़ादी की सुबह देखी। आज हमारे साथ हैं चर्चित कथक नृत्यांगना उमा शर्मा। उन्होंने भारत को आज़ाद होते हुए देखा। आइए जानते हैं उनसे उस मंजर के बारे में। वतन की राह हमें वतन के नौजवान शहीद हो, पुकारते हैं ये ज़मीं वो आसमां शहीद हो। जो शहीद हुए उसमें जितने मारे गए उनके लिए ये एक शहीद कर पिक्चर आई थी बहुत पुरानी, जिसमें दिलीप कुमार थे। तो मुझे अच्छे से याद है कि जब आज़ादी मिली थी सब ने अपने घरों में तिरंगा झंडा फैलाया। हमारी लोकेलिटी में सब ने अपने अपने घर में छत पर तिरंगा झंडा फैलाया और आज़ादी के लिए हम लोग भागे थे एकदम। मार्च पास्ट हुआ था तो हमारे स्कूल से भाग लेने के लिए उसमें गए थे हम लोग। तो तभी मैं छोटी थी क्योंकि इतना मुझे याद नहीं, लेकिन इतनी याद है कि बड़े पटाखे चलाए थे और बहुत रौनक हम लोगों के घरों में हुई, लोकेलिटी में हुई, सब जगह हुई और हम लोग भागे थे एकदम झंडा फहराने के लिए। पिछले एपिसोड में सवाल पूछा गया था संविधान की पृष्ठ संख्या 3 पर कब की और किसकी तस्वीर बनी हुई है। सही जवाब है वैदिक काल के गुरुकुल की। आइए देखते हैं एक छोटी सी एवी संविधान के पृष्ठों पर अंकित तस्वीरों के बारे में। संविधान के पृष्ठों पर अलग अलग रेखांकन है। इन सभी चित्रों का अपना महत्व है। आइए देखते हैं संविधान के किस पृष्ठ पर कौन सी तस्वीर बनी हुई है। पहले पृष्ठ को सजाया गया है मोहनजोदड़ो काल के सील यानी वृषभ की तस्वीर से। तीसरे पृष्ठ पर वैदिक काल का दृश्य है जिसमें गुरुकुल को चित्रित किया गया है। छठे पृष्ठ पर रामायण के दृश्य रेखांकित हैं, जिसमें लंका विजय और सीता मुक्ति के बाद राम लक्ष्मण के साथ माता सीता को चित्रित किया गया है। पृष्ठ संख्या 17 पर
महाभारत के दृश्य रेखांकित किए गए हैं, जिनमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। पृष्ठ संख्या 20 पर बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्य को दर्शाया गया है, तो पृष्ठ संख्या 63 पर महावीर के जीवन से संबंधित दृश्यों को चित्रित किया गया है। पृष्ठ संख्या 98 पर मौर्य काल से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, जिनमें सम्राट अशोक को भारत और विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 102, 104 और 105 पर गुप्त काल के दृश्य अंकित हैं। 102 पर गुप्त काल की कला और उसके विकास, 104 पर सम्राट विक्रमादित्य के दरबार और 105 पर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के दृश्य रेखांकित हैं। पृष्ठ संख्या 106, 113 और 130 पर मध्यकालीन भारत के दृश्य हैं। पृष्ठ संख्या 106 पर ओडिशा का स्कल्पचर, 113 पर नटराज और 130 पर महाबलीपुरम के स्कल्पचर रेखांकित हैं, जिसमें भगीरथ की तपस्या और गंगा अवतरण को दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 132 और 141 पर मुस्लिम काल के दृश्य हैं। पृष्ठ संख्या 132 पर मुगल वास्तुकला के साथ सम्राट अकबर को चित्रित किया गया है। वहीं 141 पर शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को रेखांकित किया गया है। पृष्ठ संख्या 144 पर टीपू सुल्तान और रानी लक्ष्मीबाई का रेखांकन है, तो पृष्ठ संख्या 149 पर गांधी जी के दांडी मार्च को चित्रित किया गया है। वहीं पृष्ठ संख्या 154 पर नोआखली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में गांधी जी के दौरे को रेखांकित किया गया है। पृष्ठ संख्या 160 पर सुभाष चंद्र बोस, 167 पर हिमालय, 168 पर रेगिस्तान और 181 पर समुद्र के दृश्य रेखांकित हैं। अब आज के सवाल की बारी है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई और उसके अध्यक्ष कौन थे? आप अपना जवाब नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा यह भी जरूर बताएं। आप हमें स्क्रीन पर दिए जा रहे पते पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।